Welcome, welcome to Vision India 75, Captain Sajid Thomas, India's rowing genius, the man who is synonymous with the sport in this country, a sport relatively unknown to the youth, to the men of the yesteryears, but certainly shall not be henceforth for the next generation. For the next 25 years, we should ensure that we have more rowers in this country who make India proud in international forums, like Sajid Thomas did when he represented India in 3 ASEAN Games and was a silver medalist in the Beijing Asian Games, right? You were a silver medalist? Guangzhou. Captain Sajid Thomas is somebody who is also credited with making the sport famous in this country. Now, Sajid Thomas, I take it forward in terms of leaving it to you in Hindi or English, whatever your preferred language is, to take us through the backdrop of rowing as a sport in the world, in India. What are the challenges? What are the expectations from the government of India? And how do you suggest the youngsters to be more keen to take up this wonderful sport, which is a mixture of adventure, enjoyment, and huge physical strenuous exercise? That is what a layman like me understands. So I leave it over to you, Captain Sajid Thomas, row us towards India's next 25 years and ensure that we get more medals through this sport in the international arena. Over to you, Captain Sajid Thomas. थैंक यू वेरी मच। तो मैं इंडियन रोइंग के बारे में बोलने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा शुरुआत करेंगे, मेरा गेम के बारे में, मैं कैसे फील्ड में आया। तो मैं एक्चुअली आई एम बिलोंग्स टू केरला, तो गॉड्स ओन कंट्री। इसमें से द वेनिस ऑफ द ईस्ट बोल माना जाता है आलपी। मैं आलपी का रहने वाला हूँ, तो एक छोटा सा गांव से हूँ। तो मैंने बचपन में स्कूल डेज में एथलेटिक्स वगैरह कर रहा था। एथलेटिक्स वगैरह करते हुए बीच में मेरे को मेरे घर के पास में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक सेंटर है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। तो उधर ही मेरे को सिलेक्शन मिला एट द एज ऑफ 17। तो मैंने उस समय से कंटिन्यू वहीं प्रैक्टिस करके आ रहा था। तो ये एक बहुत अच्छा एक ट्रेनिंग पॉइंट था। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी सिलेक्शन मिला, तो उधर ही मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करके किया। और बाद में 1996 में जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में मेरे को भाग लेने के लिए मौका मिला, और काफी सालों के बाद इंडिया केरला को एक गोल्ड मेडल मिला। एक नहीं, 2 गोल्ड मेडल हमारे द्वारा मिल गए। तो इसके बाद 97 नेशनल गेम्स के बाद मैंने केरला छोड़ दिया और आर्मी में ज्वाइन किया। तो आर्मी में ज्वाइन करने के बाद सिचुएशन कुछ डिफरेंट था। आर्मी में फैसिलिटीज, तो आर्मी का भी इनिशियल स्टेज था रोइंग का, उधर इतना डेवलप नहीं था। तो हमने इधर फाइबर का बोट और कार्बन फाइबर का ओर्स यूज कर रहा था। तो उधर जाके लकड़ी का वुडन ओर्स वगैरह, तो थोड़ा डिफिकल्ट था। फिर भी हमने अपना प्रैक्टिस करके आ रहा। तो बाद में 1999 में मेरे को नेशनल कैंप में सिलेक्शन मिला। रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मेरे को नेशनल कैंप में सिलेक्शन दिया। तो उस समय से कंटिन्यू 2010 तक कंटिन्यू नेशनल कैंप में रहा। बहुत सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भी अटेंड किया। तो मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिशन है 2001 एशियन चैंपियनशिप। 2001 एशियन चैंपियनशिप का पहले तो स्पेन में हमारे को एक 20 दिन का प्रैक्टिस था। तो 20 दिन का प्रैक्टिस के लिए हम इधर से स्पेन गया। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग था। तो हमारे जैसे फर्स्ट टाइम मेरे बाहर इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे, तो मेरे को बहुत हैप्पी था। तो उधर जाके सिचुएशन वगैरह, माहौल वगैरह देखे मेरे को बहुत खुश हो गया। तो उधर का कंडीशन स्पेशली यही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो गया कि रात में 9 o'clock तक स्पेन में बेन्योल्स में 9 o'clock तक रोशनी है, मतलब दिन जैसे फील हो रहा है। मेरे को फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो उधर प्रैक्टिस करके आ रहा। तो एक हफ्ता चला गया। जब नेक्स्ट वीक आ गया
तो मेरे को थोड़ा थोड़ा करके ये अपना देश का याद आ गया, घर का याद है, मेरे को कैसे भी हो इंडिया में वापस आना है करके था। तो उधर ही रहना मेरे को इतना पसंद नहीं हो गया, कैसे भी वापस आना करके। तो फिर भी प्रैक्टिस करके आ रहे, और प्रैक्टिस किया, और ऑलमोस्ट 20 डेज के बाद हम उधर से वापस आ गए इंडिया में। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट में उतरा नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट से दूसरा फ्लाइट में हम चाइना की तरफ जा रहा था। तो जब चाइना पहुंच गया, तो जब हम लगेज क्लेम करने के लिए गया, तो ये मालूम हो गया कि मेरे लगेज को छोड़ के बाकी सभी का आ गया। मेरा इवन प्लेइंग किट और कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट उसमें था। तो फिर भी अपना दिल नहीं छोड़ा, कॉम्पिटिशन अटेंड किया हमने सारे। हमारे क्रू में, रोविंग में क्रू होता है, एक एक इवेंट, जैसे रिले में 400 मीटर का रिले में 4 लोग होता है, उसी जैसा हमारे में भी क्रू रहता है। तो हमारे क्रू को ब्रॉन्ज मेडल मिला, लेकिन मेरे थोड़ा दुखी था क्योंकि हमारा लगेज नहीं है, लगेज से ज्यादा उसके अंदर का कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था। तो उसी दिन नाइट हमारे मैनेजर मेरे पास आके मेरे को बोला, आपका लगेज आ गया, दिल्ली में मेरे घर में पहुंच गया। तो बहुत खुश हो गया। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एज ए इंटरनेशनल प्लेयर। तो इसके बाद कंटिन्यू 2000, जैसे मैंने बोला 2010 तक कंटिन्यू इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया। इंडिया का सबसे ज्यादा मेडल इंटरनेशनल लेवल में सीनियर कैटेगरी में लिया, और एक प्लेयर के साथ हम 2 लोग हैं इंडिया का टॉप मेडल विनर, 13 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। तो इनके बाद इसके बीच में तो काफी साल मेरे को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेशन किया गया था, लेकिन अर्जुन अवार्ड नहीं मिला, काफी बार रिजेक्ट हो गया था। तो लास्ट में 2014 में अगेन अप्लाई किया, लेकिन उस समय हमारा रिजेक्शन नहीं हुआ। हमारे को क्वालिफिकेशन देके हमारे को, मेरा और मेरे साथ मेरे जैसे 1-2 बंदा और था, तो उन्हीं को भी 2014 में अर्जुन अवार्ड मिला। तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ गवर्नमेंट से, क्योंकि हमारे जैसे लोगों को कंसिडर किया। लास्ट काफी लोग पूछता है क्यों आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा, इस तरह पूछता था। लेकिन उस समय हम भी थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि काफी साल के बाद, काफी इंतजार के बाद अर्जुन अवार्ड मिला। और इसके बाद 2015 में मैं आर्मी से रिटायर हो गया। आर्मी से रिटायर होने के बाद फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया। अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हाई परफॉर्मेंस मैनेजर का ड्यूटी कर रहा है, कोचिंग भी कर रहे हैं साथ में। मेरे करियर में मेरा बहुत सारे इंटरनेशनल एथलीट और वर्ल्ड का फेमस कोचेस के साथ अंडर काम करने के लिए मौका मिला, और उनके साथ भी काम करने के लिए मौका मिला आज कोच। तो काफी कुछ सीखने के लिए मिला उनसे। तो ये मेरा एक करियर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अभी रोविंग के बारे में बता देंगे। रोविंग बोले तो एक वाटर स्पोर्ट्स है। हम प्योर हिंदी में बोले तो नाव चलाना, चप्पू चलाना, बस यही है। तो इसमें कई तरह का वाटर स्पोर्ट्स इवेंट्स है। इसमें कैनोइंग, कैकिंग, रोविंग, यॉटिंग, ऐसे कई तरह का है। लेकिन रोविंग में इसमें फर्क क्या है, रोविंग का बोट हमेशा पीछे की तरफ जाता है, पीछे की तरफ हमने जो हम खींचता है, चप्पू को खींचता है, तो बोट पीछे जाता है, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मोड़ के बैठता है। तो ये रोविंग का एक रोविंग के बारे में ही है। रोविंग बोले तो इंडिया का रोविंग देखा जाएगा तो ब्रिटिश का टाइम से हमें इंडिया में रोविंग है। ब्रिटिशर्स ने जहाँ जहाँ उनका सेटलमेंट था वहीं उनका क्लब भी खोला। जैसे 18th सेंचुरी में कलकत्ता रोविंग क्लब स्टार्ट किया। वो इसे ऑलमोस्ट वर्ल्ड लेवल का जो बेस्ट क्लब्स है, पुराने क्लबों के साथ अपने इंडिया का भी हिस्ट्री, लेकिन पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि इसी में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत है। इसमें बोट, हॉर्स और वाटर स्पेस चाहिए, बोट हाउस, स्पीड बोट्स, तो सेफ्टी प्रिकॉशंस, बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम के वजह से शायद
इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं हुआ। बाद में 1976 में इंडिया में रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म हो गया, तो उस समय से तो डेवलपमेंट शुरू किया थोड़ा सा। तो ऐसे 1982 एशियाड में हम पहली बार भाग लिए रोइंग में। तो उस समय से लेके अभी तक बहुत सारे मेडल हमने जीत चुका है। ऑलमोस्ट 16 ब्रॉन्ज मेडल, 5 सिल्वर और 2 गोल्ड मेडल अभी तक एशियन गेम्स में इंडिया ने जीत चुका है। तो और ओलंपिक्स का बात करेगा तो ओलंपिक्स में हमने 2000 सिडनी ओलंपिक्स से 2020 टोक्यो ओलंपिक्स तक सारे ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट किया। तो हमारे 2000 का सिडनी ओलंपिक्स में से अगर हम एक ओलंपिक्स में हमने इम्प्रूवमेंट था, लेकिन पिछले 2 ओलंपिक्स हम देखा जाएगा, पिछले 2 ओलंपिक्स में इंडिया ने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। 2016 ओलंपिक्स में 13 पोजीशन में फिनिश किया। नॉर्मल जो स्पोर्ट्स फील्ड से नहीं है उनको 13 पोजीशन बोलेगा तो उन लोग शायद सोचेगा यार ये 13 पोजीशन है, लेकिन अपने इंडिया का हिस्ट्री का अनुसार देखा जाएगा तो हमारा 13 पोजीशन हमारे एक बहुत बेस्ट पोजीशन में था उस समय तक। लेकिन 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में हमने 11th पोजीशन में फिनिश किया। तो हमारे बहुत बड़ा एक इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो आगे भी इस तरह अगर प्रोग्रेस करते जाएगा तो हम ओलंपिक मेडल आने वाला ओलंपिक्सों में हम ले सकते हैं। ये भी इंडिया का ओलंपिक। अब वर्ल्ड लेवल में जाएगा तो वर्ल्ड लेवल में यूरोपियंस वगैरह बहुत अच्छा कर रहे हैं। यूरोपियंस और अमेरिकन ये सारे रोइंग का सारे मेडलिस्ट है, बहुत अच्छे अच्छे मेडल हमेशा हर ओलंपिक्स में इन लोग मेडल लेते जाते हैं। तो इंडिया को अभी नेक्स्ट में अभी आने वाला दिनों में इसी तरह इम्प्रूवमेंट मेंटेन रखना जरूरी है। अभी इंडियन रोइंग में अभी तक ऑलमोस्ट 11 ओलंपियंस हैं और 14 अर्जुन अवार्डीज और 2 द्रोणाचार्य अवार्डीज अभी तक है। तो मैंने बोला जो 2016 में हमने 13 पोजीशन था, 2020 में 11 पोस्ट में फिनिश किया। तो अगर ये किस वजह से हो गया, हम पहले हम सोच नहीं सकता था इतना क्लोज कर पाएगा, लेकिन बहुत सारे एफर्ट इसके पीछे है। हमारा स्पोर्ट्स प्रतिनिधि का कि हर तरह का सपोर्ट गवर्नमेंट का, फेडरेशन का, नेशनल एसोसिएशन का, क्लब का, एथलीट्स का, प्लेयर्स का, सपोर्टिंग स्टाफ, बहुत एक कोऑर्डिनेशन हमने एक कोऑर्डिनेशन दिखाई दे रहे हैं अभी बहुत ज्यादा पहले से। तो ये कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये हमारा इम्प्रूवमेंट का एक मेन एरिया है, मेन वजह है। तो ये रोइंग का तो चैलेंजेस देखा, हम चैलेंजेस के बारे में बोलेगा। रोइंग में जैसे आप सबको पता है रोइंग करना है तो एक वाटर स्ट्रेच चाहिए, तो हर जगह पे ये अवेलेबल नहीं रहता है वाटर स्ट्रेच। तो ये वाटर स्ट्रेच रहना इसके लिए बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट चाहिए। तो ये थोड़ा सा अभी थोड़ा थोड़ा करके पॉपुलर हो रहे, अलग अलग क्लब्स खोल रहे। पहले प्राइवेट क्लब बहुत कम था, कुछ पुराने क्लब ब्रिटिशर्स का टाइम पर था वाला वही क्लब था, लेकिन अभी अभी प्राइवेट अकेडमीज खोल रहे, स्टेट लेवल अकेडमीज आ गया, खेलो इंडिया सेंटर्स आ गया। तो अभी हम इम्प्रूवमेंट होते जा रहे हैं। हमारे को और एक चैलेंज हमारे को इम्प्रूवमेंट होने के लिए एक और रास्ता है, हमारे को क्या करना पड़ेगा, तो हमारे टैलेंट को बहुत ज्यादा लोगों को भाग लेने के लिए हम कोशिश करना ज्यादा लोग, क्योंकि हमारे 130 करोड़ लोगों से क्यों हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। और वर्ल्ड स्टैंडर्ड से बेस्ट अभी जो वर्ल्ड है उनसे बेस्ट हम अपना इंडिया से हम चूज कर सकते हैं। तो हमारा टैलेंट स्काउटिंग पूरा टैलेंट स्काउटिंग और ब्रॉड होना है, तो हमारे को इम्प्रूवमेंट अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा और आगे आने वाले ओलंपिक्स में हम बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर पाएगा। तो ये चैलेंजेस अभी इसको सॉर्ट आउट करने का भी सोल्यूशन यही है, क्योंकि ज्यादा पार्टिसिपेशन देना है। आजकल देखा जाएगा तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज पहले जैसे पहले कंपेयर करेगा तो पहले जैसे को साथ तो अपॉर्चुनिटीज मतलब सपोर्टिंग है। खेलो इंडिया सेंटर्स, एक एथलीट अगर नेशनल मेडल वगैरह लिया, अगर उनको खेलो इंडिया स्कीम में सिलेक्शन करने मिलने से उनको सीधा उनको
पॉकेट मनी मिलते जाएंगे, 10,000 रुपीज, इस तरह अलग अलग कैटेगरी में पैसा मिलते हैं। पहले ऐसे कोई ऑप्शन नहीं था, डायरेक्ट इसका कोई मीडिएटर नहीं है, डायरेक्ट ये एथलीट का अकाउंट में पैसा जाता है। तो एक बहुत अच्छा स्कीम है, क्योंकि डायरेक्ट गवर्नमेंट और एथलीट, ये एक बहुत अच्छा स्कीम है। इस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये रोइंग का बारे में अभी तक मेरे को जो बोला था। साजी, बाकी कंट्रीज में टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं रोइंग के लिए, और वो क्यों टॉप 3 है? रोइंग में यूरोपियन टॉप है। इसका क्यों हम बोलेगा तो हमारा इंडिया का रोइंग हिस्ट्री 1858 का है। इंडिया का जो फर्स्ट क्लब स्टार्ट हो गया 1858 में। तो लेकिन 1858 में स्टार्ट किया तो भी पॉपुलराइज हो गया, रिसेंट 2-3 डिकेड से ये पॉपुलराइज हो गया, हर जगह पे आ गया। लेकिन जब हम यूरोपियन का बात करेगा तो यूरोपियन का कई सेंचुरियों का हिस्ट्री है। इनको बहुत पहले से इनको रोविंग कल्चर डेवलप हो गया, एक स्पेसिफिक रोविंग टेक्निक डेवलप हो गया। तो हम अभी इंडिया में बाहर से कोच को बुलाएगा तो वो कंट्री का टेक्निक हमारे को सिखाएगा। जब उनको क्या है, उनको अपना कंट्री का एक टेक्निक है, वो एक डेवलप्ड टेक्निक है, मतलब कई जनरेशन से थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली डेवलप हो गया, डेवलप होके एक परफेक्ट टेक्निक बन गया। तो ये टेक्निक है और एक हिस्ट्री है, एक ट्रेडिशन है। तो ये एक वजह है उनका इम्प्रूव होने का। ये मेन कारण मेरे को ये लग रहा है कि यही एक वजह है उनको इतना बड़ा परफॉर्मेंस होने का। अगर हम इंडिया में कंपेयर करेंगे, मैंने ऐसे भी एथलीट देखा इंडिया में जो वर्ल्ड का टॉप लेवल के साथ मुकाबला कर सकते हैं, ऐसे एथलीट में इंडिया में देखा है। तो हमारा पोटेंशियल में कोई कमी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ये जरूर मैं बोलता हूँ, आने वाले दिनों में हमारे को इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, खाली रोविंग में नहीं, हर स्पोर्ट्स में। क्योंकि नीरज चोपड़ा, अभी हमने देखा नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया 120 साल के बाद एथलेटिक्स में एक मेडल, एक इंडियन मेडल जीत रहे, गोल्ड मेडल। तो सबसे, क्योंकि जावलिन जैसे एक पावर स्पोर्ट्स में मेडल ले रहे हैं हम, टेक्निकल स्पोर्ट्स में, जैसे शूटिंग में, आर्चरी में, ठीक है, उसको तो पावर स्पोर्ट्स नहीं है, उसका स्किल्स है, लेकिन एक पावर स्पोर्ट्स में इन्होंने मेडल ले रहे। तो ये सारे गेमों को मोटिवेशन दे, सारे गेमों को, नॉट ओनली गेम, सारे सारे सिटीजन, इंडिया के सारे सिटीजन को ये बहुत बड़ा एक मोटिवेशन देगा। क्योंकि हम क्यों नहीं कर पाएगा, ये कर पा, हम भी कोई कम नहीं, हम कोई कम नहीं है, इस तरह एक सोच आ गया अभी इसके बाद। डिफरेंस क्या है आपके स्पोर्ट में और बाकी स्पोर्ट्स में? प्राइमरीली जो एथलीट का मेंटल मेकअप होता है या फिजिकल मेकअप होता है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं? रोइंग में उसको मेंटल और फिजिकल दोनों डेवलपमेंट चाहिए। मेंटली टफ रहना है, फिजिकल में ऑलमोस्ट अभी इंडिया में देखा जाएगा तो इंडिया का टॉप मोस्ट एथलीट्स इन मेन कैटेगरी ऑल आर फ्रॉम डिफेंस फोर्सेस। सो डिफेंस फोर्स इंडिया के बाकी जो नॉर्मल लोगों को इतना उसको कॉम्पिटिटिव नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत टफ गेम है। अगर पूरा गेमों में देखा तो वन ऑफ द हार्डेस्ट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड रोविंग में आपका पैर सबसे बॉटम पार्ट से लेके सबसे ऊपर तक का पूरा हिस्सा वर्क करता है, पूरा हिस्सा। तो अपने लेग यूज करना पड़ता है, आपका बॉडी और हैंड्स। आपका रोइंग बोट में जब आप बैठता है, जो सीट है मूवेबल सीट है, आगे पीछे आप मूव कर सकते हैं सीट में। तो ये सीट में मूव करके आगे जाके आप इस चप्पू को पानी में डाल के खींचना है, लेग से पुश करना है, खींचना भी है साथ साथ में। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस ऑलमोस्ट हमने एक दिन 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर कभी कभी इंडोर रोविंग को मिला के एक दिन का प्रैक्टिस है। तो इतना आसान नहीं है, बहुत हार्ड स्पोर्ट्स है। इसलिए आपका फिजिकल फिटनेस भी डेवलपमेंट होना जरूरी है, और साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी होना चाहिए, तभी जाके अचीव कर पाएगा। पर डे कितना घंटा प्रैक्टिस करते थे? ऑलमोस्ट 3 आवर इन द मॉर्निंग, और एक मिडिल सेकंड सेशन होता है। कभी अगर एथलीट स्कूल में स्कूल वगैरह में नहीं जाता है तो उनको
सेकंड सेशन होता है एक 11 o'clock में 1 hour का, और इवनिंग में भी सेम 3 hours, 3 hour नहीं तो 2.5 hours, 3 hours, 4 to 6:30, 7 o'clock like that. I mean, rowing, you rightly pointed out, ये सच में बहुत टफ स्पोर्ट है, क्योंकि अगर हमको कोई नौका चलाने बोले तो 10-15 मिनट के बाद में हम एज ए कॉमन मैन हम तो फिनिश हो जाए। आप लोग 7 घंटा तक रोइंग करते हैं। हाउ, व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग you need to get for this kind of a sport? तो आपने रेगुलर ट्रेनिंग आप करते जाएगा तो मेनली आपके एक टेक्निक, कोई भी गेम में आप देख सकते हैं जो विनिंग टीम नहीं तो विनिंग एथलीट, उनमें से एक इजी फील आप इसको इजी मूवमेंट इजी बाकियों कंपेयर टू अदर्स। जैसे आपने अपना 100 मीटर का चैंपियन है, स्प्रिंट चैंपियन एथलेटिक्स का, किसमें 100 में एथलेटिक्स का 100 मीटर, okay, that Muslim boy, जमैकन okay, I got it. तो उनका अगर उनका हमने रनिंग स्टाइल उसेन बोल्ट अगर उसेन बोल्ट का रनिंग अब देखेगा तो पुराना जो अमेरिकन स्प्रिंटर्स का रनिंग अब देखो तो उसको कंपेयर करेगा तो हमारे को ये फील होगा उनके कि ईजीनेस फील होगा, क्योंकि क्या है उसमें उन्होंने सीख लिया किस तरह मूव करना, इकोनॉमी आपका बॉडी को ज्यादा थकावट देते हुए कैसे मूव करना सीख लिया। तो उस तरह अपने डेली प्रैक्टिस में इसका जो टेक्निक्स आपको इम्प्लीमेंट करने आता है तो ऑटोमेटिकली आपको जो आदमी लोग टायर्ड होता है ऐसे एक प्लेयर टायर्ड नहीं होता, टायर्ड जरूर होता है लेकिन रेगुलर ट्रेनिंग में आप मेकअप कर सकते हैं। आप थोड़ा ग्रेजुअली शुरू में आप जब प्रैक्टिस करता है आपका हाथ पूरा चिलता है। मेरे हाथ मैंने गिनती किया है ऐसे, अभी भी एक छोटा सा बीच में मैंने प्रैक्टिस किया था, ऑलमोस्ट 22 जगह पे ब्लिस्टर्स आया था इधर हाथ में, पूरे ब्लिस्टर्स। तो इतना हार्ड है। हमने एक बार अगर रोइंग छोड़ के मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ता का अगर छुट्टी ले लिया फिर दोबारा आता है तो सेम कंडीशन है, फिर भी ब्लिस्टर्स आता है। तो हार्ड है, तो पूरा फिर बॉडी ऑल ओवर द बॉडी वर्क कर रहे हैं, तो हर दिन नॉर्मल प्रॉपर स्ट्रेचिंग कूल डाउन वगैरह करना पड़ता है, अदरवाइज इंजुरी होने का भी चांसेस ज्यादा है। तो ये सब देखना पड़ता है, इसलिए जो हार्ड है लेकिन हमने रेगुलर प्रैक्टिस से इसको हमने इजी कर सकते हैं, इजी बना सकते हैं। बैडमिंटन, टेनिस, देन बैडमिंटन, ये दोनों स्पोर्ट आज की डेट में बड़े फेमस हो गए देश में। शूटिंग, I don't know how famous it has become. Boxing has again become very famous after Akhil Kumar. Yesterday I was talking to Akhil Kumar also. वो भी मुझे बोल रहा था कि कैसे 6-6 घंटे भूसे खाना पड़ता था चेहरे के ऊपर, पेट के ऊपर, तब जाके I mean to get boxed on your face 100 times in a day. Yes. Is it a joke? I mean, so what do you think? And athletes today, you are in sports authority. He's working with the Haryana Police as Gurugram ASP SCP और DSP लेवल में है अखिल। तो आप लोग आफ्टर योर स्पोर्टिंग करियर ऐसी नौकरियां करते हैं, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल्स नाउ? नॉर्मली मेरे को गवर्नमेंट ऑफ केरला में एक जॉब का अपॉर्चुनिटी था, तो ये एक स्पोर्ट्स से बिल्कुल अलग एक जॉब था वो, तो मेरे को मैंने वो प्रेफर नहीं किया। तो मैंने कोशिश किया था तो स्पोर्ट्स फील्ड में कहीं एक नौकरी करेंगे करके सोचा, मैं इसलिए साई चूज किया। साई में मेरे को अगर ये जो केरला वाला जॉब चूज करने से मेरे को शायद 10 o'clock से 5 o'clock तक काम करना, बीच में प्रॉपर मतलब इसी था। लेकिन मैं अभी की जो देखा जाएगा तो अभी मेरे को अर्ली मॉर्निंग मेरा प्रैक्टिस सेशन है, इसके बाद मेरे को ऑफिस का वर्क है, इवनिंग ऑल्सो, तो मैं पूरा डे इंगेज है। लेकिन फिर भी मेरे को कोई भी ऐसा फटिक फील नहीं होता, क्योंकि मैं इस फील्ड से तो बेटर है। फाइनेंशियली हाउ आर यू प्लेस्ड नाउ? नॉट बैड बट बेटर। अगर साई वगैरह में हम ज्वाइन कर रहे हैं तो स्पोर्ट्समैन को, पुराना स्पोर्ट्समैन को एक नौकरी देने के साथ साथ तो उनका फ्यूचर, नौकरी एक बार लेने के बाद उनका नेक्स्ट स्टेज, उनका कैसे उनका प्रमोशन या उसको अपग्रेडेशन, तो उनका बैकग्राउंड को देखते हुए उनको प्रायोरिटी मिलने से बेटर है। जैसे अभी एक ओलंपियन को अपने
कोच को अपॉइंट किया। एक कंपनी जब एक ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करती है तो करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। या Anju Bobby George, people don't even know probably. She got the gold in the World Athletic Championship. If I am not mistaken, IAAF में वो शायद गोल्ड मेडल उसको मिला था, अंजू बॉबी जॉर्ज को। अंजू ब्रॉन्ज था शायद, ब्रॉन्ज No, मेडल she था। got I think the gold in the IAAF. ये ओके। She got the gold, and she did it with one kidney. Yes. उसका एक किडनी नहीं है. That is what she told me once. Yes. She is one of the greatest women leaders or leaders of the country. I don't know about Neeraj. I've never spoken to him, but there are people like P.T. Usha, people like you, people like Anju Bobby George, people like Akhil Kumar, people like Dhanraj Pillai. These sports have not become really popular. अभी तक उतना पॉपुलरिटी हुआ नहीं, लेकिन बैडमिंटन बड़ा पॉपुलर हो गया, कबड्डी भी पॉपुलर होने की कोशिश कर रहा है बिकॉज प्रीमियर लीग्स चलता है। क्रिकेट से तुलना मत करिए, क्रिकेट इज नॉट अ स्पोर्ट, इट इज अ रिलीजन इन दिस कंट्री। व्हाई वी विल डिस्कस सम अदर डे, बट ये जो बाकी स्पोर्ट्स हैं इनके जो एम्बेसडर्स हैं, जैसे आप रोइंग के एम्बेसडर्स हैं, मेरा मानना है कि कॉर्पोरेट्स को भी आगे आना चाहिए एज ब्रांड एम्बेसडर्स आप लोगों को अपॉइंट करने में। इससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा स्पोर्ट्स को भी, और आप लोगों का भी फ्यूचर स्टेबलाइज होता है। तो इसमें कॉर्पोरेट्स की कोई भूमिका आप लोगों ने देखी है अपने 15-20 साल के करियर में? एक्चुअली हम बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग, क्रिकेट, तो इस तरह का गेम में हम देखा जाएगा तो उनको बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व होता है। ये गेम में पॉपुलर है गेम, तो उसको अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। सेकंड है, उसमें कई तरह का जैसे रेलवे जैसे कई एरिया में उनको नौकरी का चांसेस है, मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस उनको नौकरी, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, FCI हो गया, तो इसी तरह का कई बहुत सारे जगह पे इसको नौकरी मिलने का चांसेस भी है। साथ साथ ये पॉपुलर गेम है। तो अगर रोविंग का बात करेगा तो रोविंग में ओनली वन अपॉर्चुनिटी इज देयर, दैट इज डिफेंस एरिया, डिफेंस, आर्मी या नेवी, तो और कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं। तो बेटर अगर हम रेलवे जैसे जगह पे लोगों को टीम बन गया अलग अलग, जैसे FCI में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, अगर इस तरह का टीम बन गया तो ये थोड़ा सा और पॉपुलर हो जाएगा। तो पॉपुलर होने से तो इस तरह का जो स्पॉन्सर्स आने का चांसेस ज्यादा है। जैसे हमने वो लंदन ओलंपिक्स में देखा जाएगा, तो लंदन ओलंपिक्स में जो टॉर्च बियर एक रोवर था, लंदन ओलंपिक्स, क्योंकि लंदन ब्रिटेन में जो रोविंग इतना पॉपुलर है, तो इनका सर स्टीवन ग्रेगरेव बोल के एक प्लेयर था, तो उन्होंने 5 ओलंपिक्स में कंटिन्यूस गोल्ड मेडल लिया, 1984 से लेके 2000 तक, 1984, 88, 92, 96, 2000, तो 5 ओलंपिक्स कॉन्सिक्यूटिव ओलंपिक्स गोल्ड मेडल। तो उधर भी रोविंग भी बहुत पॉपुलर है, उधर की स्पॉन्सर्स वगैरह मिलता है बहुत सारे, लेकिन इंडिया में वो थोड़ा सा अभी स्टेज डेवलप होते जा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो अपॉर्चुनिटीज कम है नौकरी मिलने के लिए, और स्पॉन्सर्स इसलिए पॉपुलर नहीं है, इसलिए स्पॉन्सर्स भी कम आता है। अगर दूसरा गेम वगैरह से कुछ लोग अगर इसमें भी स्पॉन्सरशिप आ गया, दूसरा गेम नहीं तो दूसरा कुछ कंपनियां कुछ उनका कुछ परसेंट ऐसे गेमों में जो ओलंपिक्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको डेवलपमेंट करने के लिए अपना टाइम और वेल्थ स्पेयर करेगा तो थोड़ा सा बेटर था वो। जो स्टेट्स में वाटर बॉडीज ज्यादा हैं, जैसे केरला, वहां पर ये स्पोर्ट शायद ज्यादा पॉपुलर है, या ये कहीं भी हो सकता है जहां रोइंग क्लब्स हैं? कहीं भी हो सकते हैं, अभी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे केरला का बात करेगा तो केरला में 44 रिवर्स है, 44 रिवर्स, इतना छोटा स्टेट में 44 रिवर्स। वो भी इंडिया में हम कई जगह पे हम देख सकते हैं जो खराब पानी, गंदा रिवर्स है और सूखा रिवर्स, ऐसे रिवर्स नहीं है।
सारे शुद्ध पानी है और पूरा भरा हुआ है। ऐसे 44 रिवर्स है। तो ये रिवर्स को इसलिए कई लोग यही सोचते हैं इसलिए केरला में रोविंग डेवलप हो गया शुरू में, लेकिन वो बात वो नहीं है। आप कहीं भी आप रोविंग शुरू कर सकते हैं। आपको एक 2 किलोमीटर का स्ट्रेच चाहिए एटलीस्ट। 2 किलोमीटर नहीं है तो 1000 मीटर है तो भी आप एटलीस्ट उधर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके आपको नेशनल में भी शॉर्ट डिस्टेंस का कॉम्पिटिशन रहता है तो उसमें भाग ले सकते हैं। इसलिए बहुत बड़ा वाटर से होना कोई जरूरी नहीं। रोइंग फेडरेशन का क्या रोल है आजकल, क्या कर रहे हैं वो लोग? रोविंग फेडरेशन में टैलेंट अभी इनको डेवलपमेंट के लिए इन लोगों का अभी अपना एफर्ट कर रहे हैं। तो नेशनल कैंप कर रहे हैं डिफरेंट जगह पे टैलेंट स्काउटिंग के लिए। उनका प्रोग्राम्स है। डिफरेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन को हेल्प करता है। जैसे साई, जैसे हमारा भी साई वारा में इसको भी ओपिनियन लेता है। उनका एक्सपर्ट सा भी ओपिनियन लेता है जो टैलेंट स्काउटिंग के लिए भी बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट है फेडरेशन का भी, इसमें नेशनल फेडरेशन का भी सरकार से और अभी मंत्री तो खैर बदलते रहते हैं, सरकार से और देश के कर्ता धर्ताओं से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? सरकार कभी लास्ट 2 ओलंपिक्स का बात करेगा तो मैं बहुत खुश हूँ इसमें, क्योंकि हमारे जो वे ऑफ हमारे वर्किंग जो लास्ट ओलंपिक्स में हमने कुछ एरिया में फेल हो गया था, लेकिन अभी इस ओलंपिक्स में आके हम उसको भी मेकअप किया तो हम मेडल जीता। देखो अभी तक का 1896 में फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स हुआ, उस समय से लेके इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। 1900 से इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। अभी तक जितने मेडल लिया उससे सबसे ज्यादा मेडल लिया है ये 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में, इंक्लूडिंग एन एथलेटिक गोल्ड मेडल। तो गवर्नमेंट के तरफ से बहुत मोटिवेशन मिल रही है, बहुत अच्छा। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था साई का एक फेसबुक पेज में, तो एक नीरज चोपड़ा के लिए कितना करोड़ रुपया उन्होंने उनका प्रैक्टिस के लिए दिया है गवर्नमेंट ने, और बहुत बाहर वगैरह कई कंट्री में इसको प्रैक्टिस के लिए भेजा है, नेशनल कैंप कराया। तो इसी तरह तो हमारे को रिजल्ट भी मिलेगा। इसलिए बहुत बड़ा सपोर्ट दे रहे गवर्नमेंट भी। आने वाले समय में कुछ अच्छे टैलेंट्स हैं रोइंग में जिनके बारे में आप कुछ बोलना चाहें? 1-2 टैलेंट कोई ऐसे हैं? हाँ, अभी हमने जो रिसेंट ओलंपिक्स में जो 11 पोस्ट आया, 2 अच्छे लोग थे, दो लोग उसमें। और भी नेशनल कैंप में कुछ नए टैलेंट्स आ रहे हैं। अभी हमारे को आर्मी से बहुत ज्यादा टैलेंट्स आर्मी से आता है मेंस टीम में। वुमेन सेक्शन में साई से आता है, साई का प्लेस है, स्पेशली उड़ीसा, केरला, हरियाणा, पंजाब जैसे टीम आता है। अच्छा, तो जो लास्ट ओलंपिक्स वाला बंदा दो लाइट वेट में, तो एक अरविंद और अर्जुन, तो एक अच्छा पोटेंशियल वाला है, फ्यूचर में भी अच्छा कर सकते हैं। अच्छा डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, तो फ्यूचर में भी कर सकते हैं। और बहुत सारे नया लोग आ रहे। तो हमारे को पहले क्या था, हमारे पहले एक कंपटीशन का मौका नहीं था। साल में एक नेशनल आ जाएगा तो उसमें एक बेस्ट टीम आर्मी का, उसको कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, वो आ गया। अभी वो स्टाइल चेंज हो गया। आर्मी भी डिफरेंट स्टेट से उतरना शुरू किया। उनका थ्रू आउट द ईयर उनका प्रैक्टिस चलते रहता है। उसके अंदर बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन, जैसे यूरोपियन का आपस का कॉम्पिटिशन जैसे कॉम्पिटिशन हो गया। तो जरूर इम्प्रूवमेंट है। पिछला 10 ईयर का देखा जाएगा तो एक ईयर में इम्प्रूवमेंट होते जा रहे। तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स में क्या रोइंग का कल्चर है? केंद्रीय विद्यालय स्कूल में मेन एक प्रॉब्लम है, उनको टाइम नहीं मिलता। मेन स्कूल हमारे को तो जैसे आपको मैं बोल रहा था, आपको 6 to 9 o'clock हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर ये बच्चा स्कूल में जाना है बोल के हमने 9 o'clock को स्टॉप कर रहे हैं, अदरवाइज हम 9:30 10 o'clock हो जाता है। तो ये बच्चा स्कूल में जाने वाला थोड़ा दूर में स्कूल है, तो 6 to 8:30 को हमने स्टॉप करना पड़ेगा इनका ट्रेनिंग। तो ये एक प्रॉब्लम है। रेगुलर ट्रेनिंग जरूरी है, लेकिन बीच में अगर उनको स्पेयर करके 1-2 घंटा करके हफ्ता में 2-3 बार भी अगर करेगा, थोड़ा बहुत उसमें से टैलेंट मिल सकते हैं। शुरू में थोड़ा सा ज्यादा पार्टिसिपेशन करके उसमें से टैलेंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठंडा क्लाइमेट, यूरोपियन क्लाइमेट वर्सेस इंडियन क्लाइमेट, हाउ डज इट इम्पैक्ट द रोइंग फ्यूचर? इंडिया में देखो, अभी
एक इंडिया का एक एंड में गर्मी है तो कहीं ना कहीं हमारे को सर्दी वाला जगह भी मिलेगा। इंडिया ऐसे एक बड़ा कंट्री है। इंडिया जब इंडिया का बात करता है मैं बहुत प्राउड होता है मेरा दिल में, क्योंकि हमारे जैसे एक कंट्री, मैंने बहुत सारे कंट्री को जाने के लिए मौका मिला मेरे को, इवन यूरोप में भी 10-15 कंट्रियां, लेकिन अभी इंडिया जैसे कंट्री मेरे को कहीं नहीं मिला इतना बेस्ट। तो इस इंडिया में हमारे को अगर एक जगह पे गर्मी है तो हमारे को दूसरा ऑप्शन है, उधर भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गर्मी में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। हमारे को हम टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे आपको बहुत बड़ा गर्मी है तो अर्ली मॉर्निंग हम 5 to 7:30 प्रैक्टिस करेगा तो खत्म हो जाएगा, मेरा प्रैक्टिस सेशन खत्म कर रहे। इवनिंग हम थोड़ा लेट कर सकते हैं, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यूरोप में भी कई कई टाइम ऐसे ही आता है, बहुत बड़ा गर्मी का टाइम होता है, गर्मी बहुत गर्मी ज्यादा रहता है, तो ऐसा भी है। तो इसलिए वो बड़ा इश्यू नहीं है। हमारे पास टैलेंट को हम What is the right age, आउट करके Saji? What is the right age to start this sport? ट्रेनिंग करेगा। नेशनल कैंप डिफरेंट सारे, इस तरह हम उसको मैनेज कर सकते हैं, शेड्यूल कर। नहीं, Saji, what is the right age to start the sport? Saji, what is the right age to start the sport? राइट एज, Right age क्या है स्पोर्ट स्टार्ट करने के लिए? 15, बिकॉज 13-15 एज स्किल सीख सकते हैं। बहुत ज्यादा लोड वाला ट्रेनिंग नहीं, लेकिन आप स्किल सीख सकते हैं। सीखेगा तो ऑटोमेटिकली अपने 16 से आपका रेगुलर प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। Okay, that's a positive point because a kid can then start training at a young age and then take over mainstream training after the high school, around the high यस school. यस यस, जैसे आपने खेलो इंडिया केंद्रीय विद्यालय स्कूल का बता रहा था, तो वो बच्चे को तो उनके छोटे एज में आके उनको स्किल सीख सकते हैं, हफ्ता में 2-3 सेशन अटेंड करके। तो अगर इंटरेस्टेड है तो उनको ऐसे उसमें से जो अच्छा को चूज करके हमने रेगुलर ट्रेनिंग में डाल सकते हैं। Finally, if I may ask you, अगर आपको साजी, अगर आपको कोई बोले कि ब्रांड एम्बेसडर बनना है आईटीसी का, आप क्या बोलेंगे? किसका? आईटीसी का, सिगरेट आईटीसी? और मैं नहीं जाऊंगा, और अल्कोहल कंपनी डीआरजीओ। मैं कभी नहीं जाऊंगा। थैंक यू साजी, थैंक यू कैप्टन साजी थॉमस, हमको आंसर मिल गया। India should be proud of athletes like you. Look forward to meeting you again and look forward to a very, very strong future of rowing under your guidance for the youngsters. And this shall be a very, very beautiful, excerpt of a discussion with Captain Saji Thomas, India's rowing genius and champion. Thank you. Jai Hind. Namaskar. Thank you.